स्टार्ट करें। देखो जरा पहला वाला एक्सरसाइज। रखो रखो नीचे नहीं। ओके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, आज आप लोगों को छोटा सा ये बनाएंगे, थोड़ी मोड़ी आपको जो है वो कैलकुलेशन करना सिखाएंगे कि सपोज पहले है ना किसी एक चीज़ पे बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक सामान सपोज खरीद रहे हो, नहीं हाँ ठीक है चलो वही वाला सामान खरीद रहे हो कि आप लोग दही खरीद रहे हो यहाँ पे कर्ड, ठीक है, तो कोई इंसान जो है आपके डोर स्टेप तक अगर वो पहुंचाने आ रहा है, फिर सेल्समैन ने सेल्स किया हुआ है, तो वहां पे सर्विस टैक्स लगेगा। फिर उसके बाद में क्योंकि वो वाया रोड आया है या फिर किसी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आया है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन टैक्स लगेगा। फिर उसके बाद में वैट, अगर वो सपोज गुजरात से महाराष्ट्र में आ रहा है तो किसी और स्टेट से महाराष्ट्र में आ रहा है, इसलिए वहां पे एम वैट लगेगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के टैक्सेस जो है वो लगते रहेंगे, बता रहा हूं। तो ऐसे ये टैक्सेस जो अलग अलग थे ये काफी कंफ्यूजिंग थे कि समझ में नहीं आता है कौन सा टैक्स लगा रहे हैं, कितने परसेंट से लगा रहे हैं, टोटल टैक्सेस कितने जो है हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों को एक साथ ही क्या किया इन्होंने, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में इंक्लूड किया और एक ही इन्होंने टैक्स बना दिया विच इज GST। लेकिन ये जो GST है, GST से दो दो सरकारें चलनी चाहिए। दो सरकार कौन सी होती है? देखो हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर टू पार्टी सिस्टम चलते हैं। टू पार्टी सिस्टम बोलना गलत हो जाएगा, मतलब जो भी पावर्स रहते हैं ना वो किसी एक पार्टी के हाथ में नहीं रहता। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे दो गवर्नमेंट है। तो छोटे मोटे खर्चे निपटाने अगर स्टेट लेवल के अंदर ही, तो स्टेट गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, और पूरे देश को अगर चलाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए। तो GST को उन्होंने दो अलग अलग पार्ट्स में जो है वो कैटेगराइज कर दिया कि CGST, ठीक है, मतलब सेंटर का जो है ये GST है, सेंटर का मतलब इंडियन गवर्नमेंट का, और फिर SGST, S मतलब किसका हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा। लेकिन इंडिया में यूनियन टेरिटरीज भी है, दमन दीव, फिर उसके बाद में पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली। तो हाँ वहां पर SGST नहीं होता है, वहां पर SGST नहीं होता है, वहां पे क्या रहेगा, UTGST, यूनियन टेरिटरी GST। समझ में आ रहा है? अब सपोज अगर किसी चीज पे टोटल GST अगर 9% का, कितना परसेंट, तो इसका बराबर बंटवारा होगा। 4.5% जो है वो जाएगा CGST में और 4.5% जो है जाएगा SGST में, या फिर आप इसको UTGST भी बोल सकते हो। अगर इंटरनेशनल लेवल से आप जो है वो गुड्स को किसी को इंपोर्ट कर रहे हो तो वहां पे IGST लगता है, इंटरनेशनल GST। समझ में आ रहा? IGST का कंसेप्ट अपने को नहीं है फिलहाल। तो इन्होंने सारी चीज़ों को जो है कैटेगराइज किया हुआ है कि किसको कहाँ पर हम लोग जो है वो रखने वाले। इट इज़ ऑन पेज नंबर 84। पेज नंबर 84 सब लोग ओपन कर लो। पेज नंबर 84 का पूरा टेबल दिखाई दे रहा है आपको? उस पूरे टेबल में आप देख सकते हो कि उन्होंने क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि जीरो रेटेड मतलब जो एसेंशियल्स चीजें हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर फ्रूट वेंडर से फ्रूट खरीद रहे हो, आप किराने के दुकान पे जा करके अगर गेहूं चावल खरीद रहे हो, आटा खरीद रहे हो, तो ये सारी चीजें जो है काफी एसेंशियल है। इसके ऊपर सरकार कोई GST नहीं देता। इट इज जीरो GST, मतलब ये टैक्स फ्री है। आप जाओगे सामान खरीद लोगे, कोई टैक्स पे नहीं करना है आपको। तो इसमें एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, सॉल्ट, अर्टन पॉट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आ जाती है। सर्विसेज में क्या आएगा, देखो गुड्स और सर्विसेज में फर्क पता है आपको क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज में फर्क, गुड्स मतलब जब भी आप पैसे दो और उसके बदले कोई सामान खरीदो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद अ मॉनेटरी वैल्यू, के पैसे दे करके आप सामान ले रहे हो। सर्विस मतलब क्या होता है?
सर्विस मतलब होता है जहां पर आप पैसे दो लेकिन आपको सामान नहीं मिलता है, उसके बदले में आपको कुछ भी बोलते ना कि एक एसेंशियल सर्विस मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप मुझे पैसे दे रहे हो, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट दे रहा हूँ क्या मैं आपको? नहीं। रेदर देन मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि आपको वहाँ पे सिखा के जो है वो भेज दे रहा हूँ, या फिर आप अगर स्पा में जाते हो, या फिर आप जो है वो जिम में चले जाते हो, ठीक है, या फिर आप लेटेस्ट से और कोई ऐसी पिकनिक चले जाते हो, ठीक है, जो हम लोग जाने वाले हैं ना, हाँ मैं तो जाने वाले हूँ। तो यहाँ पर आप पैसे तो देते हो लेकिन पैसे के बदले में आपको वो वैल्यूएबल गुड नहीं मिलता है, आपको कोई सर्विस दी जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्विस। व्हेन पैसा इज एक्सचेंज फॉर मजा, या फिर ईज ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल आप किसी एजेंट को पैसा देते हो, वो एजेंट आपका पैन कार्ड बना के दे रहा है, आपका आधार कार्ड बना के दे रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे रहा है, ऐसे कोई काम करा के दे रहा है, तो उसको हम लोग सर्विसेज में काउंट करेंगे, ठीक है। फिर सर्विसेज में आ जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यूज ऑफ रोड एंड ब्रिजेस, पब्लिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस। फिर उसके बाद में आता है लो रेटेड। लो रेटेड में सबसे मतलब एसेंशियल के जस्ट ऊपर हम लोग जब जाते हैं तो वो लो रेटेड रहता है। इसमें 5% का जीएसटी अपने को लगता है। 5% के जीएसटी में देखो क्या क्या है? एलपीजी सिलेंडर, टी, कॉफी, ऑयल, हनी, फ्रोजन वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्वीट्स। तो सरकार को ऐसा लगता है कि बिगर चाय के, बिगर कॉफी के आप लोग रह सकते हो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा जरूरी है, तो इसके ऊपर आप 5% का जीएसटी पे कर सकते हो। फिर उसके बाद में आता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब आप थोड़ा सा अगर और ज़्यादा लाइफ को अपना ईज करना चाहते हो और वैल्यूएबल गुड्स खरीदना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी कि बटर, घी, ड्राई फ्रूट, जैम, जेली, सॉसेस, पिकल्स, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा। मतलब सरकार ये बोल रही है कि आप शक्कर से खा सकते थे, जैम खरीद रहे हो तुम्हारी गलती, अब आप टैक्स ज़्यादा पे करोगे, बराबर। आप समोसा अकेले खा सकते थे बिगर चटनी के, लेकिन आप सॉस ले रहे हो, अब ये आपकी गलती। आप जो है उसको थोड़ा सा ऐसा एंजॉय करना चाहते हो ना सॉस के साथ में, अब टैक्स पे करो आप लोग। उसके लिए 12% का टैक्स है। सर्विसेज में हम लोगों ने लो रेटेड वाले का सर्विस नहीं देखा था। इट वॉज रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, बस ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सी, एयर ट्रांसपोर्टेशन, होटल, प्रोवाइडिंग फूड्स एंड ब्रीवेजेस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ब्रीवेजेस मतलब चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें। फिर स्टैंडर्ड में प्रिंटिंग जॉब वर्क, गेस्ट हाउस, सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस एक्सेट्रा। देन कम्स स्टैंडर्ड रेटर सेकंड स्लैब, इसमें 18% का लगता है। 18% का मतलब जब आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को और ज़्यादा इजी करना चाहोगे, ठीक है, जहाँ पे आप मार्बल खरीद रहे हो, ग्रेनाइट खरीद रहे हो, आप बसा सकते हो जा करके, लेकिन आप परफ्यूम खरीद रहे हो, ठीक है, आप नहा सकते थे नॉर्मल सिंथॉल के साबुन से, लेकिन आपको महकना है दिन भर, आप परफ्यूम खरीद रहे हो, तो वो उसमें आ जाएगा। फिर मेटल आइटम्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी, ये सारी चीज़ें। और सर्विसेज में क्या आ जाएगा? कुरियर सर्विस, आउटडोर केटरिंग। आउटडोर केटरिंग मतलब पता है ना, घर के बाहर हॉल में केटरिंग करना, या फिर कोई फंक्शन है वहाँ पे केटरिंग करवा रहे हो। सर्कस, ड्रामा, सिनेमा, एग्जीबिशन, करेंसी एक्सचेंज, ब्रोकर सर्विसेज एंड शेयर ट्रेडिंग। ब्रोकर मतलब पता है ना, दलाल का दलाली, यस, बस समझ गए आप लोग, समझ गए। उसके बाद में आता है हाई रेटेड। हाई रेटेड मतलब जो करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप बस शौक के मामले में कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ों पे क्या आ जाता है? हाई रेटेड। इसमें आ जाएगा लग्जरियस आइटम, मोटरसाइकिल्स, स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी कार, पान मसाला। देखो पान मसाले की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी आपको मुंह चलाना है, गाय की जरूरत है, उसके लिए पैसे भरो। फिर आप वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, एसी, शांत, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टोबैको प्रोडक्ट्स, तंबाकू से बनने वाले सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। एरिएटेड वाटर, एरिएटेड वाटर पता है ना आपको, मिनरल वाटर, ठीक है। फिर सर्विसेज में क्या आ जाएगा? 5 स्टार होटल एकोमोडेशन। आप रहने के लिए एक छोटे से लॉज में रह सकते थे, लेकिन आप 5 स्टार में रह रहे हो, आपकी गलती। अम्यूजमेंट पार्क, जो हम लोग जाते हैं, अभी पिकनिक जाने वाले, वहाँ पे 28% हम लोग जीएसटी पे करने वाले। मतलब अगर 1000 रुपये एंट्री फीस है, तो उसमें से 280 रुपये तो खाली टैक्स जा रहा है अपना। अगर वो 280 रुपया हट जाए तो अपना पिकनिक का कॉस्टिंग और अच्छा हो जाए, लेकिन नहीं, क्या बोलने का सरकार को, सरकार को पैसे मांगते। थीम पार्क, कैसीनो, कैसीनो पता है ना, जुआ खेलते ना अपन नहीं, मतलब जो लोग खेलते हैं। रेस कोर्स, आईपीएल गेम्स, एयर ट्रांसपोर्ट, बिजनेस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। आईपीएल इसमें आएगा ना, सर्विसेज में आएगा ना। आप पैसा देते हो, पैसे के बदले लोग खेलते, खेल दिखाते हैं, यस। तो आते हैं पेज नंबर 87 पे, आ जाओ आतिफ, आराम से भाई, बेचारा आ रहा है, देख रहे हो, फिर भी परेशानी क्रिएट कर रहे हो उसके लिए।
पहला वाला क्वेश्चन, पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन। पवन भाई जो है वो, पवन आगे चल के मतलब क्या करना चाहते हो तुम? सही में मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो? कोई यहाँ पे है जो मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, फार्मासिस्ट बनना चाहता है, खुद का मेडिकल खोलना चाहता है? कोई नहीं है? क्या बात कर रहे हो? नहीं, अगर कोई होता, सपोज एक XYZ पर्सन है, पवन को ही समझते हैं कि पवन जो है आगे चल के मेडिकल खोलना चाहता है, बहुत पछताएगा लेकिन। क्यों पता है? सपोज पवन ने मेडिकल खोल लिया, अब पवन की एक क्रश है, उसकी शादी हो चुकी है, जब उसकी क्रश का पति आएगा प्रोडक्ट खरीदने के लिए, इसको पता चलेगा भाई आज गेम होने वाला है, रोएगा बाजू में बैठ के। कोई नहीं, चलता है पवन, कोई बात नहीं, मेडिकल मत खोलना तुम। मुद्दे पे आते हैं। पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन, ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ GST इज 12%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ CGST एंड SGST? तो देखो, प्रैक्टिस सेट, इट इज 4.1, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्या बोला है? रेट ऑफ GST इट इज इक्वल टू 12%। GST का रेट कितना है? 12%। तो मैंने क्या बताया था, बराबर आधा आधा बांट लेता है स्टेट और गवर्नमेंट। तो ये क्या बन जाएगा? देयरफॉर रेट ऑफ CGST इट इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST, दोनों का सेम रहने वाला है ना। इट इज इक्वल टू हाफ इंटू 12%, विच इज इक्वल टू 6%। तो दोनों का रेट ऑफ GST क्या रहने वाला है? 6%। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन अ सर्टेन आर्टिकल, इफ द रेट ऑफ CGST इज 9%, व्हाट इज द रेट ऑफ SGST एंड व्हाट इज द रेट ऑफ GST? तो सोल्यूशन नंबर 2, देखो, रेट ऑफ CGST आपको दिया हुआ है 9%, तो SGST इससे इक्वल रहने वाला, ठीक है। सो देयरफॉर रेट ऑफ SGST it is equal to rate of CGST, it is equal to 9%. Therefore rate of GST it is equal to 2 into 9%, which is equal to 18%. बराबर। Then comes question number 3 कि MS, ये जब भी मतलब छोटी कंपनीज होती है उसके आगे हम लोग ऐसा प्रीफिक्स लगाते हैं, ये M-S। रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लश्चर पेंट, 2 लश्चर पेंट का टिन इन्होंने बेचा हुआ है। एट अ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज ₹2800। टैक्सेबल वैल्यू मतलब क्या होता है पता है? जो अमाउंट पे आप बेच रहे हो उस पे आप अभी टैक्स लगाने का बचा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर अगर 10 रुपए का और मैं बोलूंगा इसके ऊपर 20% का टैक्स है, तो 20% का टैक्स है, तो अगर ये 10 रुपए का है, इसमें 20% टैक्स है, तो इसका टैक्सेबल वैल्यू क्या हो गया? ₹10 हो गया। टैक्सेबल वैल्यू क्या हो गया? ₹10। अब 10 रुपए पे 20% टैक्स मतलब 2 रुपए हो जाता है। तो मैं टोटल अमाउंट जो पे करूंगा वो कितना रहेगा? 10 + 2, 12 रुपीज में पे करने वाला हूं। समझ में आ रहा है? टैक्सेबल वैल्यू मतलब समझ में आया? टैक्सेबल वैल्यू अपना फाइनल वैल्यू नहीं होता है, टैक्सेबल वैल्यू अपना फाइनल वैल्यू नहीं होता है। तो नहीं, कैमरे हिला दे। टैक्सेबल वैल्यू अपना फाइनल वैल्यू नहीं रहता, उसके ऊपर टैक्स काउंट करते हैं, फिर उसको ऐड करते हैं, एंड देन उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? उसको टोटल अमाउंट निकालते हैं। तो ऐसे यहां पर क्या दिया हुआ है कि 2 टीन के डब्बे हैं, एक टीन का डब्बा जो है वो 2800 रुपए का उसका टैक्सेबल वैल्यू है, ₹2800 का, जिसपे 28% जो है अपने को GST है। रेट ऑफ GST कितना? 28%। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज्ड इन द टैक्स इनवॉइस। इनवॉइस में कभी भी आपको अगर पूछ लिया ना कि फाइंड आउट दी GST चार्ज इन इनवॉइस, तो भले ही आपको वहां पे SGST और CGST अलग अलग नहीं बोला है, इनवॉइस का नाम जैसे ही आ जाएगा वहां पर आपको पर्टिकुलरली क्या करना रहेगा? स्टेट का अलग कैलकुलेट करना रहेगा और सेंट्रल का अलग कैलकुलेट करना रहेगा। समझ में आया? ये आप लोग खुद से कर लोगे ना, इसको मिटा देता हूं मैं, डायरेक्टली थर्ड वाले पे चलता हूं मैं।
अभी आएगा ना आगे क्वेश्चन। हाँ, लैपटॉप है तुम्हारे पास? हाँ है ना, जाओ। नहीं क्या उस पे जाके बनाओ, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ थर्ड वाला अपने को क्या दिया हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू इट इज इक्वल टू ₹2,800, नंबर ऑफ टिन्स इट इज इक्वल टू 2, देयरफॉर टोटल, बात है नहीं, टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू ₹2,800 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, 56 बराबर। रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया आपको, 28%। तो कैसे लिखोगे, देखो, रेट ऑफ जीएसटी इट इज इक्वल टू 28%। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो जीएसटी कैलकुलेट करो और उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, या फिर रेट को ही 14% एज्यूम करो और 14% के हिसाब से कैलकुलेशन करो। आपको क्या चाहिए, इसको कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 2 करूं या डायरेक्टली 14% से करूं, तो अपने को 2 नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट करना है, चलो ठीक है। देयरफॉर जीएसटी इट इज इक्वल टू 28% ऑफ ₹5,600। समझ में आ रहा, अपने को 28% चाहिए, 28% चाहिए, किसके ऊपर चाहिए, 5,600 के ऊपर। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, जीएसटी इज इक्वल टू 28% ऑफ ₹5,600। अब 28% मतलब क्या होता है, 28% मतलब होता है अपॉन 100, परसेंट मतलब क्या होता है, अपॉन 100, ठीक है। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ₹5,600, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5600, ये 00 हो गया कैंसिल, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर रहेगा वो अपना जीएसटी हो जाएगा। जो भी अपने को आंसर मिल रहा है मल्टीप्लाई करो, देखो फटाफट क्या मिल रहा है, 28 इंटू 56, क्विकली, लास्ट में 0 आएगा, 1568, ये हो गया जीएसटी। देयरफॉर एस जीएसटी इट इज इक्वल टू सी जीएसटी इट इज इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1568 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू, मतलब देयरफॉर एस जीएसटी इट इज इक्वल टू सी जीएसटी, कितना मिलेगा ये, 2 7 14, 1 कैरी, 2 8 16, 2 4, तो ₹784 अपने को मिलने वाला है, बराबर। मैच कर लो पीछे से, लिख लो फटाफट। टोटल कितना भरने वाला है वो, 1568, उसमें से आधा जाने वाला है स्टेट को, आधा जाने वाला है गवर्नमेंट को। टैक्सेबल वैल्यू मतलब इस वैल्यू के ऊपर आपको टैक्स पे करना, मतलब ये फाइनल अमाउंट नहीं है, इसमें टैक्स ऐड होगा और जो फाइनल अमाउंट मिलेगा वो आपको पे करना है। तो आपको टैक्सेबल वैल्यू पता है कि 2800 है, लेकिन आप 2 सामान खरीद रहे हो, 2 पैकेट खरीद रहे हो, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2, बराबर। तो ये आपका हो गया टोटल टैक्सेबल वैल्यू। इसके बाद आपको जीएसटी पे करना है, जीएसटी कितना परसेंट है, 28% है, तो 28% ऑफ वॉट अमाउंट, 5600, वहां से अपने को फाइनल अमाउंट मिल गया कि इतना एक्स्ट्रा पे करना है एज अ टैक्स। लेकिन इनवॉइस में जब दिखाते हैं तो इनवॉइस में टोटल जीएसटी कभी नहीं दिखाते, इनवॉइस में दिखाते हैं कि आप स्टेट को कितना दे रहे हो और सेंटर को कितना दे रहे हो, तो दोनों को आधा आधा जाने वाला। इनवॉइस मतलब बिल, तो वहां पर आप डिवाइड बाय 2 करके दिखा दोगे। जल्दी जल्दी करो, आज एटलीस्ट 2 एक्सरसाइज अपने को कंप्लीट करना है। तीसरा चैप्टर बहुत इजी है, तो अगर मैं ब्रेक ले लेके भी करूंगा ना, ये भी इजी है, लेकिन पैसों का मामला है तो फटाफट निपट जाना चाहिए।
जीएसटी अभी 5-10 साल में आया है ना, कुछ नहीं, 7 साल में है। वही ना मतलब जीएसटी नोटबंदी के बाद आया है, मतलब हार्डली 3-4 साल हुए। संडे शायद, लेकिन संडे रिज्यूम बोल रहे हैं, उनको लेक्चर चाहिए। नहीं, 3 घंटा ना, 7 से 10। हाँ, कितना रोज बचा ये, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। सो जाओ मत हो, और क्या बोलूं। आज भी काफी लोग डांडी पे हैं ही। अगर यहाँ पे मेहनत नहीं करेंगे तो दिवाली वेकेशन बर्बाद होगी। हाँ, 2-3 दिन। पिछली बार ऑफलाइन कहाँ चालू भी था स्कूल। चले नेक्स्ट वाले पे। क्या हुआ पवन? टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है? जिसके ऊपर टैक्स लगता है, जिस अमाउंट के ऊपर आप टैक्स पे करते हैं उसको टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज मैं भी आपसे जीएसटी लेना चालू कर दूं, ठीक है, आपके क्लासेस का फीस लेट अस एज्यूम एक राउंड फिगर में लोग 30,000 पकड़ते हैं, 30,000 है, उस पर आपको 28% जो है टैक्स पे करना है, तो 30,000 आपका टैक्सेबल वैल्यू होगा, और 28% जो अलग से कैलकुलेट करूंगा वो आपका होगा टैक्सेबल वैल्यू। क्या हुआ? पता है 9th में वहाँ छुट्टी है। मैंने छुट्टी का बताने बोला था मैम को। नहीं नहीं नहीं, नहीं छुट्टी है, सॉरी। हाँ, बोर्ड पे लिखा था। अच्छा हाँ, वो परसों का टाइमिंग, मतलब कल का टाइमिंग है। जैसे आप लोग को मेरे दादा ने बताया था, वैसे उन लोगों को मैंने बताया था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझा नहीं, वो माइक लगा होता है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ टैक्सेबल वैल्यू फॉर अ रिस्ट वॉच बेल्ट, घड़ी के पट्टे के लिए। शांत, यहां पे ध्यान दो। उजैर, टाइम प्लीज ले लो भाई। टैक्सेबल वैल्यू अपने को टैक्सेबल वैल्यू दिया है 586 रुपीज, रेट ऑफ जीएसटी दिया 18%, तो अपने को टोटल वैल्यू फाइंड आउट करना है जो कस्टमर पे करने वाला है। तो सोल्यूशन नंबर 4 है ना ये, टैक्सेबल वैल्यू इट इज इक्वल टू ₹586। रेट ऑफ जीएसटी कितना? रेट ऑफ जीएसटी इट इज इक्वल टू 18%। तो पहले जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर जीएसटी इट इज इक्वल टू 18% ऑफ ₹586। 18% मतलब अपॉन 100 इंटू 586। तो यहाँ पे 0 के मतलब नीचे वाले नंबर को कैंसिल वगैरह मत करने जाओ, आप डायरेक्टली क्या करो, 18 को और 586 को मल्टीप्लाई करो और 2 नंबर के बाद में डाल दो पॉइंट। ठीक है, फटाफट मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिलता है। 18 इंटू 586,
जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो। वन 10548 तो therefore GST इट इज इक्वल टू 105.48। देखिए टोटल अमाउंट है जीएसटी का, ऐसा नहीं कि ये SGST या फिर CGST है, टोटल जीएसटी। और अपने को इनवॉइस के बारे में कुछ पूछा नहीं है, ना ही पूछा गया है कि SGST CGST क्या है, तो सारे चक्करों में नहीं पड़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे अमाउंट पेएबल। हाँ एक मिनट, अमाउंट पेएबल इट इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। हाँ बोलो क्या डाउट है? क्या नीचे जितने जीरो रहते हैं उतने नंबर के बाद पॉइंट आते हैं, ठीक है। 2 जीरो है, 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, 10 होते हैं 10 नंबर के बाद आता, एक रहेगा 1 नंबर के बाद आएगा। अब अपना टैक्सेबल वैल्यू क्या है देखो, इट इज 586 प्लस उसके ऊपर टैक्स कितना भर रहा है भाई, 105 रुपया 48 पैसे। अब दोनों को ऐड करते हैं, देखो ऐड करते वक्त 586 प्लस 10548 ऐसा मत ऐड कर देना, 10,000 की घड़ी हो जाएगी बेचारे की, बराबर पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, भले 80,000 का ना हो लेकिन उसका घर तो बिकेगा। 586.00 105.86 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, अच्छा 48 है क्या, सॉरी 48, यहाँ पे आ जाएगा 8 4.6 प्लस 5 11 1 कैरी 9 6 691 रुपीज 691.48 पैसे या फिर 48 पैसे। लिख लो फटाफट। समझ में आया क्या किया? टैक्सेबल वैल्यू दिया है, उस पर हम लोगों ने जीएसटी कैलकुलेट किया और दोनों को ऐड कर दिया। अकेला चैप्टर ऐसा है जहां पे 2 प्रॉब्लम सेट है। पूरा चैप्टर जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। स्टार्टिंग के 2 एक्सरसाइज जो है वो जीएसटी से रिलेटेड है और बाकी के 2 एक्सरसाइज जो है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है। दोनों ही पार्ट बहुत ज़्यादा लवाबदार है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि आपको इंटरेस्ट आएगा ये करने में, क्योंकि पैसों का मामला है ना, और पैसे सबको अच्छे लगते हैं। कहाँ बोर हो रहा है? देखो अगर आपको बोर हो रहा है मतलब आपको कैलकुलेशन करने त्रास लग रहा है, अदरवाइज में कैलकुलेशन है ही क्या, ये स्टेटमेंट लिखा, कैलकुलेट किया, ऐड किया। क्या पता आगे चल के आप बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बिजनेस वुमेन बन जाओ, आपका सीए आपको लूट रहा हो, तब आपको योगेश सर की याद आएगी कि सर ने माइनर कैलकुलेशन तो बताया था कि ऐसा ऐसा होता है। 4B है। सर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? पैसा डूबा था, लेकिन अल्टीमेटली जब मेरे सीए ने सारे एंट्रीज किया तो उसने बताया मेरे को 80,000 का प्रॉफिट भी हुआ था। हाँ पूरा एनुअल इसमें। हाँ वो जब यूक्रेन का वॉर चालू हुआ था, जब दगे पे 40,000 डूब गया था, रशिया की वजह से अपने 40,000 के वांदे हो गए थे। वही तो स्टॉक मार्केट गिर गया था ना फिर। तुमको अगर स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं तो मेरे पास 30,000 लेगा, मैं तुमको 15,000 दूंगा। अरे तुमको 15,000 जगह पे दे रहा हूँ मैं, जगह पे 15,000 जगह पे, और बोलूँगा बाकी 15,000 भूल जा। लॉस हो गया। बैंक निफ्टी में, कॉल में, पुट में, किसमें? कौन बोला 1 हफ्ते का डेडलाइन रहता है? तुम इंट्राडे कर रहे हो? आज तक नहीं किया हुआ। अच्छा मतलब तुमको पता नहीं है कुछ, खाली सुन के आए हो। नहीं सही में मेरे को आज उससे लॉस। डिलीवरी क्या होता है और इंट्राडे क्या होता है? डिलीवरी क्या होता है और इंट्राडे क्या होता है? जो हम
हम स्टॉक लेते हैं और नहीं, निफ्टी में भी होता है डिलीवरी, हाँ निफ्टी में भी डिलीवरी होता है, निफ्टी मुझे दिया नहीं आज होता है, हफ्ते भर का डिलीवरी डेट रहता है। क्या है निफ्टी हराम हो जाता है वो पता नहीं कहीं से सुन के आया कुछ तो उसको ऐसा मर्ज करके बता रहा है मेरे को। तुमने खाली बैंक निफ्टी सुना, अब जाना और पूछना कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, क्या होता है, कॉल क्या होता है। कॉल पे बढ़ने पे पैसा मिलता है कि कम होने पे मिलता है? नहीं कॉल मतलब ये जगह पे आके ये टाइम पे आके पैसा लेने का। कॉल मतलब होता है अगर आपका ग्राफ ऊपर गया तो पैसा मिलेगा, और पुट मतलब होता है ग्राफ नीचे आया, मतलब आप सट्टा लगाते हो एक तरीके से। कॉल मतलब अरे मतलब वही कि कॉल मतलब आपने अगर ऊपर की तरफ लगाया हुआ है और मार्केट नीचे जा रहा है तो पैसा डूबेगा, और पुट में आपने लगाया हुआ है मार्केट नीचे जा रहा है तो पैसा मिलेगा, ऊपर जाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा सिंगल डूबे। कोई है क्या अपने पास डूबे? अच्छा हो, आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन के आंसर देने आते हैं नहीं। मैंने एक क्वेश्चन उस दिन पूछा था, आप लोग बता नहीं पाए। हाँ? कहाँ नाम बताए थे? भूल गया। वो बाद में ये कौन सा नाम लेके आ रहे हो? अगला वाला, अ टोटल वैल्यू विद जीएसटी of a remote control toy car is rupees 1770। टोटल पैसे जो दिए जा रहे वो कितना है? रुपीज 1770। अब इसमें से रेट ऑफ जीएसटी जो है वो 18%। आपको फाइंड आउट करना है टैक्सेबल वैल्यू, आपको फाइंड आउट करना है सीजीएसटी, और आपको फाइंड आउट करना है एसजीएसटी। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझ के लेते हैं कि स्ट्रक्चर होता क्या है, और यहां पर आपका रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया? 18% दिया, बराबर। तो जो टैक्सेबल वैल्यू होता है, टैक्सेबल वैल्यू, उसमें हम क्या ऐड करते हैं? क्या चल रही है? मन तो कर रहा है कि ऐसे टैटू बना के दे दूं। यस, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी जो होता है, इट इज आवर टोटल अमाउंट, बराबर। अब लेट अस से कि मैं टैक्सेबल वैल्यू को एज्यूम कर लेता हूं वो एक्स है, टैक्सेबल वैल्यू को एज्यूम कर लेता हूं एक्स है, एक्स प्लस जीएसटी कितना है? 14%, 18%। जीएसटी इज 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू मतलब क्या होगा? 18/100 इंटू एक्स, 18/100 इंटू एक्स। और हमारा टोटल अमाउंट क्या है? 1770। तो यहां पर देखो, अननोन सिर्फ क्या है? एक्स है, और एक्स कौन है? अपना टैक्सेबल वैल्यू। तो यहां से टैक्सेबल वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। और एक बार टैक्सेबल वैल्यू निकल गया तो जीएसटी कैसे निकालेंगे? 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ना, हाँ कि नहीं? उससे इसी तरीका होगा आपके पास, अमाउंट जो आपका टोटल अमाउंट है उसमें से टैक्सेबल वैल्यू माइनस कर दो, बराबर ना। टोटल अमाउंट में से ये टैक्सेबल वैल्यू अगर इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जीएसटी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस टैक्सेबल वैल्यू। तो वहां से फटाक से जीएसटी निकल जाएगा, परसेंटेज का आपको झमेला भी नहीं रहेगा। टोटल वैल्यू तो एक्स ढूंढेंगे ना लोग पहले। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 है 6 है? 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल अमाउंट पेएबल is equal to rupees 1770. Let taxable value is equal to rupees X. Rate of GST it is equal to 18%. Therefore GST it is equal to 18% of rupees X, which is equal to 18/100 into x, which is equal to rupees 18x/100.
इसको आप लोग 0.18x भी लिख सकते हो, अप टू यू, आपको करना है नहीं करना है। फिर इसके बाद में आगे चलते हुए कि सिंस टोटल या फिर टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू हमारा x है, जीएसटी हमारा 18x अपॉन 100 है, इट इज इक्वल टू 1770। अब दो चीजें आप लोग कर सकते हो जो यहाँ पे, पहली चीज ये है कि सबको 100 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि यहाँ का 100 गायब हो जाए। दूसरा कि इसको 0.18x में कन्वर्ट कर लो। 0.18x में कन्वर्ट नहीं करते, पॉइंट जैसे ही आता है हमारी नसें जो है वो कांपने लगती हैं, हाथ थरथराने लगता है, ठीक है, मिर्गी का दौरा आने लगता है अपने को। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, टैक्सेबल वैल्यू वही रहेगा, 100 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू 18x अपॉन 100 इट इज इक्वल टू 100 इंटू 1770। सबको 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ का 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर। सो देयरफॉर 100x प्लस 18x इट इज इक्वल टू 1770, आगे 2 0 और आ जाएंगे। देयरफॉर 118x बराबर ना, 100 प्लस 18 118, इट इज इक्वल टू 177000। Therefore x is equal to 177000 डिवाइड बाई 18। सॉरी 118। अब कैलकुलेशन करते हैं 118 का, कैंसिलेशन करो, देखो क्या मिलता है, x की वैल्यू क्या हो गया, कौन है फखरुद्दीन? थोड़ा सा बाहर आ जाओ, बेचारे 2 दिन बहुत दब के बैठे हुए, थोड़ा और आ सकते हैं। हाँ कैलकुलेशन करना है, करो। 2 5 7, अच्छा 9 5 14, कितने पे रुक रहे? 177000 डिवाइड बाई 118। सबसे छोटा नंबर ही ले लेते हैं फिलहाल, ठीक है। 2 5 10, 1 कैरी, 2 9 18, फिर इसके बाद में 2 8 16, 1 कैरी, 2 8 16, 1 कैरी, 2 5 10, ये सबको मिला इतना 88500 डिवाइड बाई 59। 59 इंटू 4 करो, 59 इंटू, देखो 9 के टेबल में 5 लास्ट में कब आता है, 9 5 45, इंटू 5 करो, इंटू 15 करो, इंटू 25 करो, इंटू 35 करो, किसी ना किसी एक टेबल में मिलेगा आपको। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 9 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मिलता है, 5 9 5 45। तो 59 इंटू 5 करके देखो, 59 इंटू 15 करके देखो, 59 इंटू 25 करके देखो, किसी में 885 मिल रहा है क्या? ये शॉर्टकट ट्रिक है मैथ्स के लिए। कितना 15 सर, तो 59 1 सा 59 15 सा आगे आ जाएगा 00, मतलब 1500 रुपए हो गए। समझ में आया क्या किया अपन ने? नहीं तो आप लोग तो हार मान के बैठ चुके थे। तो ये है ₹1500। अब इसके बाद में अपने को क्या कैलकुलेट करना है, जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सारे जीएसटी कैलकुलेट करने हैं ना अपने को, क्या सिर्फ जीएसटी है? तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करने के लिए जीएसटी निकालना ही पड़ेगा। फिर यहां पे आ जाएगा देयरफॉर जीएसटी इट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस टैक्सेबल वैल्यू। Therefore, GST it is equal to 1770 minus 1500। तो इसमें कितना बचेगा, 270 रुपया बचेगा ना,
रुपीज का सिंबल ऐसा बनाना कि वो 2 ना लगे, बस ये जीएसटी हो गया। देयरफॉर सी जीएसटी इट इज इक्वल टू एस जीएसटी, इट इज इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 270 अपॉन 2। देयरफॉर सी जीएसटी इट इज इक्वल टू एस जीएसटी, इट इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रुपीज 135 बराबर। ये सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, आपकी कमाई का टैक्स नहीं है। आप कोई सामान खरीदते हो या फिर बेचते हो तो आपको ये जीएसटी पे करना होता है। जीएसटी समझा नहीं? ये इसलिए होता है क्योंकि अपने देश में चोरी बहुत होती है, मतलब कोई अच्छे से टैक्स भरता नहीं है। अब फॉर एन एग्जाम्पल तुमको 100 रुपये चाहिए, ठीक है, तुम्हारे घर वालों से 100 रुपये चाहिए, तुम्हारे घर में 10 लोग रहते हैं, तो तुम क्या करोगे, सबसे 10-10 रुपये ले लोगे। लेकिन तुमको पता है कि आधे लोग रोने वाले लोग हैं कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दूंगा, ऐसा वैसा। फिर तुम क्या करोगे, दिमाग लगाओगे, एक काम करते हो 50 रुपये मांगते हो, किसी दो ने भी दे दिया तो काम निकल जाएगा। तो इसलिए इंडिया में सब लोग टैक्स पे नहीं करते, तो सरकार ज़्यादा टैक्स मारती है ताकि जो लोग दे रहे हैं उनसे तो कम से कम खर्चा निकले। अगर सभी लोग टैक्स पे करेंगे तो इतना नहीं आएगा, हार्डली 2% 3% जीएसटी आएगा एकदम लग्जरियस गुड्स पे। भाई देश चलाना है तो पैसे तो चाहिए ना। सर अंबानी अदानी टैक्स पे करते हैं। हाँ टैक्स मतलब जीएसटी होता है? अरे नहीं, दोनों अलग है। जीएसटी मतलब सिर्फ सामान ले वेच पे जो हम लोग पैसा पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, वही है। बाकी अलग अलग तरीके के काफी टैक्सेस है। और नहीं भरेंगे तो इसको घर पे भेज दो सर। कुछ नहीं, वो आईटीआर वाले आते हैं घर पे, आईटीआर वाले मतलब आयकर विभाग वाले। नन्ना 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 नन्ना, कोई आपके घर के सामने आएगा, क्यों हिला डाला ना। लिखो लिखो जल्दी लिखो। वो डेढ़ जाना है, एकदम सुतली बम रख के चले जाता है। गणपति 10 बजे आने वाली है, 10 बजे निकलेंगे। हाँ जाऊंगा ना, टेंशन नहीं लेना। हाँ सर आपके घर पे नहीं आएगा, आप भी जाओगे तभी पहुंच। ऐसी नहीं, पैसे तो बिल्कुल नहीं है यार। पैसे जिस पैंट में, वो पैंट घर पे है। जो लोग नए लोग आए हैं, तुम्हारा दोस्त आज भी एब्सेंट क्यों है? अरे अरे अरे, मैं रात को मैसेज किया था टाइम लेके। नहीं, मैं बस ये बोल रहा था कि जो लोग नए लोग आए हैं उनको मैं बता दूं कि 15 तारीख को अपनी छुट्टी रहेगी। लेकिन आपको अगर ज्वाइन होना है छुट्टी में तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, बट एंजॉय जा रहे हैं हम लोग। सर ये भी आएगा, पप्पू तो आएगा। हाँ ये कैसे आया? 18x/100, 18x/100 लिख लिया, जल्दी करो। गर्ल्स में से मैक्सिमम लोग, मैं तो बोल रहा हूँ घर पे बोल दो लास्ट ईयर है ये वो, और निकल लो। अरे घर वाले भेजेंगे कैंप में। ये ना, ये छलावा है, छलावा। अब भी पेरेंट्स हाँ बोलेंगे, बाद में अचानक से पलटी ना, फिर बड़ा पछताओगे। वो हमें छोड़कर तुम जाओ। आप लोग पता नहीं कैसे पेरेंट्स को मना नहीं पाते हो। जब मैं स्कूल में था और ऐसा पिकनिक का बारी आता था ना, तो जिद करने लगता था, फिर पेरेंट्स भेजते नहीं थे, मारते थे बहुत, बहुत मारते थे, भेजते भी नहीं थे।
नहीं नहीं, वो पूरा ऐसे ही चलता रहेगा। फोन हैंग हो रहा है ना, तो एडिटिंग में निपटा लेंगे उसको। सर अगर मेरी दुकान है और मैं बैंक में पैसा नहीं रखता हूँ, सब पैसा घर पे रखता हूँ, तो मैं आके चोरी कर लूंगा। नहीं, वो एक अलग टॉपिक है। अच्छा, नहीं तो सारे मनी को ब्लैक मनी में काउंट करेंगे, काला धन। बैंक में रेट अपने आप कटता है। हाँ नहीं नहीं, भरना पड़ता है, लेकिन सरकार एक ट्रैक रिकॉर्ड रखता है ना कि इतना पैसा आया है, तो उससे आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि पैसे कहाँ से आए। तो आप लोग जो भी कैश में पेमेंट करते हो मुझे, मैंने पैसे कमाए नहीं है। नहीं, मैं टैक्स पे करता हूँ, जो बैंक में आता है उस पैसे का करता हूँ मैं। ये तो पक्का एडिट करना पड़ेगा। 8:55। तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये रुपीज है, रुपीज। छुट्टी तो है आज। ये तो आप लोग बोल रहे थे कि सर लेक्चर लेना है, वरना मैं तो छुट्टी दे रहा था। क्या यार, आप लोग ऐसा मत बोलो यार। शी, इसीलिए तो सुबह सुबह बुला लिया ताकि दिन भर छुट्टी रहे। देखो कैसा है, अपन पिकनिक जाने वाले हैं, अपन मस्ती करने वाले हैं। जो लोग नहीं आएंगे वो तो ऐसे भी पछताने वाले हैं। तो क्या पता शुक्रवार को क्लासेस की छुट्टी देनी पड़ जाए अपने को, क्योंकि हम थके हुए रहेंगे वगैरह वगैरह। स्कूल की छुट्टी क्यों रहेगी? अगर फ्राइडे को गए तो फिर लगातार 3 दिन की छुट्टी। 4 दिन, हाँ, लॉन्ग वीकेंड हो जाएगा आप लोग के लिए यार। फ्राइडे बेस्ट है। और ये टिकट में फूड इंक्लूड रहेगा? हाँ, फूड इंक्लूड रहेगा। इसमें लॉकर के लिए स्पेस है। फिर हाँ, लॉकर मतलब आपका बैग रखने के लिए कमरा दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद में अगर आपको मोबाइल वगैरह लेके आना है तो आपको 10-15 लोगों को मिलकर एक लॉकर खरीदना पड़ेगा। और क्या, अब एक लॉकर में कितने ही फोन डालोगे? मेरे को तो लग रहा है पूरे क्लासेस का फोन चले जावे। लेकिन वो मैं त्रास अपने सर पे नहीं लेना चाहता। पता चला किसी का फोन चोरी गया, सर मैं तो आपको दिया था, पैसा भी आपसे लूंगा। तुम्हारे पास तो है बचन करने की शक्ति। आराम से बच्चों, उसको इतना मार रहे हो, उसने गलती से तुमको मार दिया ना, उड़ जाओगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। बलून को ऐसा होल करते तो उड़ जाता ना सर। सीधे सीधे बैठो, सीधे बैठो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स, टिप टॉप है, टिप टॉप। टिकटॉक का तो कैरी भैया ने बोरिया बिस्तर निपटवा दिया था। टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन एसी ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी। कॉस्ट ऑफ एसी इज ₹51,200 विद जीएसटी। जैसा हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही है। विद जीएसटी कितना है? 51,200। द रेट ऑफ सीजीएसटी ऑन एसी, ध्यान से, हाँ, सीजीएसटी का रेट दिया है, जीएसटी का नहीं। तो सीजीएसटी से किसका रेट फाइंड आउट करेंगे? पहले जीएसटी का। सीजीएसटी अगर 14% है तो जीएसटी कितना परसेंट होगा? 28%। देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ द टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको नीचे दिए हुए 6 चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला वाला एसजीएसटी, फिर उसके बाद में रेट ऑफ जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। स्टार्ट करें, करना ही पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है।
उन्होंने बस 6 चीजें ढूंढने बोली हैं, लेकिन वो 6 चीजें ढूंढना काफी आसान है। उसमें देखोगे अगर रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी, सीजीएसटी, वो सब तो ऐसे ऐसे निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल लिखते हैं फिर अमाउंट पेएबल लिख देते हैं। बातें नहीं। 51,200 रुपीज जो है ये अमाउंट पेएबल है, विद जीएसटी है। रेट ऑफ सीजीएसटी कितना दिया हुआ है? रेट ऑफ सीजीएसटी इट इज इक्वल टू 14%। यहां पे एकदम गटागट 3 आंसर मिलेगा बिगर सलामी ठोके। रेट, therefore rate of S GST it is equal to 14%. Therefore rate of GST it is equal to 2 into 14%, which is equal to 28%. फिर उसके बाद में जैसे पिछली बार हम लोगों ने किया था वैसे ही कि लेट द टैक्सेबल वैल्यू be rupees X. Therefore, GST it is equal to 14% of rupees X. 14 नहीं 28. I'm really sorry. 28% मतलब 28 upon 100 into X, which is equal to rupees 28X upon 100. बराबर? फिर since taxable value plus GST it is equal to amount payable। आप अमाउंट पेएबल लिखो या फिर टोटल अमाउंट लिखो, दोनों भी एक ही चीज है। टैक्सेबल वैल्यू कितना x है प्लस 28x अपॉन 100 इट इज इक्वल टू 51,200। क्या करते सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देते? कर दो वो नहीं क्या गोलमाल में जो हकला लक्ष्मण था, दो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, ये क्या बन जाएगा फिर? आपके साथ इसके बाद जो भी हो उसका जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। Therefore 100 into x plus 100 into 28x upon 100 it is equal to 100 into 51200। फैजल आंसर्स बताओ इसके आगे। 100x यहाँ पे एक नहीं है प्लस 28x it is equal to 51200। यस 100 प्लस 28 कितना हो जाएगा? 128। Therefore 128x it is equal to 512 1 2 3 4। Therefore x it is equal to 512 1 2 3 4 डिवाइड बाय 128। अब कैंसिलेशन करते हैं, 2 के टेबल से करते हैं, इजी है, या फिर 4 के टेबल से कर लेते हैं। 4 के टेबल से भी जाने वाला है वैसे भी कि 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, फिर 4 1 ज़ा 4, फिर 4 2 ज़ा 8, 3 कैरी हो जाएगा, 4 8 ज़ा 32। अरे 128 आ रहा है। इट इज इक्वल टू 128 1 2 3 4 डिवाइड बाय 32। अब सीधा 32 के टेबल से कैंसिल करते क्या? 32 के टेबल में 128 क्या जाता है? 4 ज़ा पक्का? शायद वायद नहीं, कंफर्म बताओ। 32 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 128। वेरी गुड, मेरे को पहले से पता था। नहीं मतलब कोई ना कोई तो आंसर राइट बताएगा। यहाँ पे आएगा 4 और आगे आ जाएगा 4 0, मतलब 40,000 की एसी है और सरकार 11,200 लेके चली जा रही है। बताओ रुपीज
40,000, 11,000 ले रही हो। रुक रुक अभी बात करता हूँ। हेलो चाचा, मोदी चाचा, इतना टैक्स ले रहे हो यार। हाँ ये वाला बताऊंगा, यकीन नहीं मानोगे। 6,500 का है। नहीं नहीं, आउटडोर पहले से था ना अपने पास, इंडोर नया लिया। ठीक है, अब ये टैक्सेबल वैल्यू हो गया ₹40,000। अब अपने को चाहिए जीएसटी, SGST एंड CGST। पिछले बार जैसे ही करेंगे हम लोग कि देयरफॉर GST इट इज इक्वल टू अमाउंट पेएबल माइनस टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू, विच इज इक्वल टू अमाउंट पेएबल कितना था 51,200 माइनस 40,000। सो देयरफॉर GST इज इक्वल टू 11,200 रुपीज, 11,200। देयरफॉर CGST it is equal to SGST, it is equal to 11200 डिवाइड बाई 2। तो ये आएगा 5,600 के आसपास आएगा। Therefore CGST it is equal to SGST, it is equal to 5,600 रुपीज, 5,600। अब एग्जाम्स में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको यहां पर भी करना है कि लास्ट में आप आंसर का कॉलम बनाओगे और आपके 6 आंसर्स जो उन्होंने पूछे वो 6 आंसर्स को आप लोग क्या करोगे, प्रॉपरली लाइन से लिखोगे। और एट द सेम टाइम जहां जहां पर आपको आपका आंसर मिला है, फॉर एग्जांपल ये जो है किसी एक क्वेश्चन का आंसर था, ये भी आंसर था, हाँ बॉक्स बनाओ या फिर अंडरलाइन करो जो भी है, लेकिन इसको हाईलाइट करो। क्योंकि जब पेपर का बंडल हो 250-300 पेपर का बंडल आता है ना, तो टीचर क्या करता है पता है, वो बराबर उस स्टेप्स पे जाता है। आपने अगर पहले ही अंडरलाइन करके रखा हुआ है तो चांसेस होते हैं, ऐसे चांसेस होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी टीचर जब घाई में होता है कि क्या पता उसका एनिवर्सरी हो, बेटे का बर्थडे हो, कुछ हो, उसको जल्दी खत्म करना है काम, आपने अंडरलाइन किया हुआ है, बराबर स्टेप्स पे दिखा रहे ये सही है, मार्क्स दीजिए, खत्म कर दिया। हो सकता है ना रात में उसको किसी के शादी वादी में जाना हो, कुछ भी हो सकता है। और पेपर इस तरीके से लिखने का कि एकदम सिंप्लीफाइड हो, कोई भी करेक्शन करे आपको मार्क्स आराम से दे दे। अगर आपका प्रेजेंटेशन खराब है, सपोज यही बंदा अपनी बीवी से झगड़ा करके पेपर करेक्शन कर रहा है, अब तो इसका मूड खराब है, ज्यादा भी गंदगी दिखाई दी, काट मार्क्स काट इसका, कुछ भी हो सकता है। मैं ये सब नहीं करता, मेरी शादी नहीं हुई ना। मैंने तो काफी पेपर्स तो ऐसे भी हुए कि मैंने लिख के मार्क्स दिए। तो जब भी अगर आपको नहीं आता वहां पे जगह छोड़ दो, टीचर अच्छा निकला, भारत माता की जय। छह आंसर तो उसी के थ्रू तो अपन ने निकाला है। मैंने खाली अंडरलाइन करने बोला, मेरे को पता नहीं था ना क्वेश्चन क्या। अभी तक इजी जा रहा है ना, खाली आपको समझ में आना चाहिए कि कितने टक्के पे निकालना है, कैसे करना है, बाकी पूरा चैप्टर इजी है। हाँ बोलो। देखा, इसीलिए तो बोलते बोर्ड एग्जाम। हाँ कुछ नहीं, सब खत्म। इस साल का रिजल्ट इतना लो क्यों आया पता है? यही टीचर्स की वजह से। बच्चों को उम्मीद थी कि टीचर बताएगा और ये लोग घर से पढ़ के जाते नहीं थे। अब मुझे एक बात बताओ, मैथ्स का पेपर है, सारे टीचर को मैथ्स थोड़ी ना आता है। हर क्लास में जो टीचर है वो सही बताएगा। मैं बताया था ना कि मेरे अंडर 4 कॉलेजेस थे जहाँ पे मैं पेपर सर्कुलेट करता था, तो मेरे को ऐसा राउंड अप ड्यूटी रहता था। एसपी सर पता नहीं, हाँ
नहीं, मेरे को ड्यूटी पे रखा था कि कोई छापना नहीं चाहिए करके। तो मैं जैसी किसी कॉलेज में ऐसा जाता था, वो तिलक नगर वाले जोन में, तो वो लोग बच्चे को शांत कराते थे, ठीक है सब दिख रहा है लेकिन इग्नोर करो। और फिर मैं अपने कॉलेज में आता था और अपने कॉलेज में आके फटाफट क्वेश्चन का आंसर्स बता के निकल लेता था, फिर भी पास नहीं हुए। साइंस वाले सब पास हुए, साइंस में कोई फेल ही नहीं हुआ है। साइंस के स्टूडेंट्स में 100% रिजल्ट हम लोग के कॉलेज का। कॉमर्स में 10% लोग फेल हो गए, पता नहीं बताओ। हाँ, प्रिंसिपल मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है कि साइंस डिपार्टमेंट का आपका अच्छा रिजल्ट आया, ये वो। अब उनको कौन बताए कि मैंने क्या कांड किया है। 30 मार्क का होता है प्रैक्टिकल, और किसी को 30 में से 29 मैंने आने नहीं दिए। 30 पे 30 सबको दिया था। हाँ, पागल हो गया। पेपर इतना अच्छे से लिखाया था ना, ये सारी बातें बताई नहीं जाती। अरे एडिटिंग अपना ही फ़ोन है, तुम लोग लेके थोड़ी भागोगे। और पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए था? 5 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव आते हैं 14 मार्क्स का। अब मैंने 14 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बताया, उसमें से 10 तो राइट होगा। हाँ, नहीं सब राइट नहीं बताने का, छापा हुआ दिखेगा ना फिर। ऐसी बात नहीं है, सब राइट बता सकते थे, लेकिन मेरे को सारे सब्जेक्ट थोड़ी ना आते। नहीं, उसका अभी तक नहीं आया, अभी सेकंड सेमेस्टर आने वाला है अभी। अगले साल PhD, फिर अपने नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, डॉक्टर योगेश यादव। क्या? आजू बाजू वाले आएंगे, दवा दे दो। क्या हो गया? तुम्हारा भाई एकदम अच्छे से मस्ती करेगा, और उसके आजू बाजू में जाके खाली ऐसा हाथ ऊपर कर दो ना, डर जाता है, फट के हाथ में आ जाती है इसकी। भाई नहीं है सही में? अच्छा, ये कॉम्प्लिकेट हो रहा है अभी। मेरे को ऐसे अंधेरे में मत रहो, भाई है कि नहीं है? शारिक ने बोला मतलब है। कल पिकनिक का पैसा दे रहा था, उसके चेहरे पे क्या खुशी थी इसका भाई। सर पिकनिक का पैसा। और पिकनिक का पैसा भी डायरेक्ट देने नहीं आया, आया पहले एक डाउट पूछा, सर ये डाउट, मतलब बताया सर पिकनिक का पैसा। हिंदी मराठी में कुछ पूछ रहा था। कल नहीं, हिंदी कैंसिल हो गया ना, बताया तो था। हाँ ठीक है। जनरेटर और मोटर एक एक सेट में एक एक आएगा। अब AC आए, DC आए, इलेक्ट्रिक आए, जो भी है। हाँ, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, वर्किंग ऑफ AC जनरेटर। फोटो क्यों भेज दिया ना मैंने, वो जो डिस्टिंग्विश था ना PDF। दिया होगा, नहीं दिया होगा तो मैं सेंड करता हूँ, भेजता हूँ, मैं भेजता हूँ। एटलीस्ट डायग्राम तो आपको होना चाहिए, वर्किंग में आना चाहिए। वर्किंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वही है कि आफ्टर हाफ साइकिल ड्यू टू द स्प्लिट रिंग्स द करंट इज नॉट रिवर्स इन द एक्सटर्नल सर्किट, बस आपको ये मेंशन करना है। और अंदर तो रिवर्स होगा। नहीं, वो डिस्टिंग्विश है ना, वो समझने के लिए, मतलब आपने एक याद कर लिया, उसके रेफरेंस से बाकी दोनों इजीली याद हो सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आने वाले। डायग्राम आएगा आएगा। डायनामो ही DC जनरेटर है। चले नेक्स्ट वाले पे। वी आर गेटिंग लेट,
1 घंटे हो गए अभी तक एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुआ है। ओ बेड़िया वे, ओ जोड़िया वे, समझो ना, अब तो समझो ना, समझो ना, अब तो समझो ना। चलिए लास्ट वाले पे, मतलब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्योंकि आज अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो कल जाकर के कहीं पर अपना प्रॉब्लम सेट 4A कंप्लीट होगा 3 घंटे के लेक्चर में। कल क्या छुट्टी है ना? किस चीज की छुट्टी? बोला ना आज दिन भर छुट्टी है। हाँ 7 आप लोग बोले तो शाम को फ्री हूँ मैं। अच्छा आप लोग फ्री नहीं हो आज पकौड़ा खाना है? पैसा नहीं लाया बोलो ना। मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। सर कल का लेक्चर का ऑनलाइन लेक्चर स्कूल का लॉगिन करके आ जाओ यार। वैसे भी कौन सा लेक्चर अटेंड करते हो आप लोग? कौन सा स्कूल का? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, शांत सारे की के बारे में बाद में बात कर लेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहां आ गए हम 4.2 पे। प्रसाद परचेज द वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। एक दुकान से प्रकाश जो है वॉशिंग मशीन खरीद रहा है। द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस। मतलब मशीन पे लिखा हुआ था 40,000 रुपया है और 40,000 रुपये दुकान वाले ने उसको कितना दिया? 5% का डिस्काउंट दिया। जीएसटी चार्ज किया अलग से 28%। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस कितना रुपीस? बातें नहीं, वरना अभी समझ में नहीं आएगा कि क्या प्राइस पे कर रहे हो। प्रिंटेड प्राइस 40,000 है और डिस्काउंट कितना दिया? डिस्काउंट इट इज इक्वल टू 5%। अच्छा 5% अगर डिस्काउंट दे रहा है मतलब कितना परसेंट जो है इसका टैक्सेबल वैल्यू रहेगा? 28 नहीं ब्रो, 100% मतलब अपना 40,000, उसमें से 5% की इसको क्या है? डिस्काउंट है। तो अरे रुक जाओ, सब्र करो जरा, मेरी भावनाओं को तो समझो कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि 100% मतलब टोटल अमाउंट, 5% का डिस्काउंट मतलब इसका टैक्सेबल वैल्यू क्या रहेगा? 95%। समझ रहे हो? 100% अपना कंप्लीट अमाउंट, उसमें से 5% का क्या डिस्काउंट है, तो भरेगा कितना? 95% भरेगा ना। तो यहां पे मैं लिखूंगा देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू इट इज इक्वल टू, देखो आपको पता चल चुका 90%, टीचर को अच्छे से समझा के देना कि 95 क्यों है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 100
-5% ऑफ ₹40,000। तो ये क्या बन जाएगा? 95% ऑफ ₹40,000 विच इज इक्वल टू 95/100 इंटू 40,000। देखो कैंसलेशन बहुत डिफिकल्ट है, ध्यान से करना। अब 95 इंटू 4 करो, 95 इंटू 4, 5 4 20, 9 4 36 प्लस 2 38, 38,000 बराबर ₹38,000। ये हमारा क्या हो गया? टैक्सेबल वैल्यू। इसको और एक सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहले आप 5% कैलकुलेट करोगे 40,000 का, आपको मिलेगा 2,000, फिर उसको 40,000 में से माइनस करोगे, फिर आपको मिलेगा 38। वो वाले प्रोसेस से भी जा सकते हो और इससे भी जा सकते हो, आपको जो सही लगे। ठीक है, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है शायद समझने के लिए, लेकिन स्टेप वाइज आपको फटाक से आंसर मिलेगा। ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। 100% टोटल अमाउंट होता है, 5% का डिस्काउंट है, तो आपको कितना पे करना है? 100 - 5। ये अगर 7% होता 100 - 7, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया अपना टैक्सेबल वैल्यू। इसके ऊपर जीएसटी कितना है? रेट ऑफ जीएसटी इज 28%। रेट ऑफ जीएसटी इट इज इक्वल टू 28% ऑफ ₹38,000 विच इज इक्वल टू 28, क्या हो गया? 28/100 इंटू 38,000। यहां पर कैलकुलेशन है, करो देखो 28 इंटू 38 कितना मिलता है? रुपीज, जल्दी। क्या वो? 1064। ओहो 1064। एक को आंसर मिल जाए, आखिर दुनिया को मिल जाता है। ठीक है, 1064 ये जो है हमारा जीएसटी है 28% के अकॉर्डिंग। पक्का यही है? क्योंकि वहां पे 50,000 पे जो है 40,000 पे 10,000 लग जा रहा था 28% के हिसाब से। अच्छा हाँ, ये जीरो भी तो लगेगा, सॉरी। क्या 1060 हाँ सॉरी 640। सो मल्टीप्लाई करने पे वही सोचू, ये अचानक से इतना कम टैक्स क्यों आ रहा है? ₹10,640 will be your answer after multiplying 28 into 380। ये हो गया आपका जीएसटी। Therefore परचेज प्राइस, इन्होंने जो बोला है वो क्या है? परचेज प्राइस फाइंड आउट करना है। परचेज प्राइस इट इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। उसे बताओ, जल्दी बताओ, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, जीएसटी क्या है? टैक्सेबल वैल्यू क्या है? पक्का? वो तो डिस्काउंटेड प्राइस है, डिस्काउंटेड प्राइस है वो। हाँ तो टैक्सेबल वैल्यू क्या है? अरे क्या है टैक्सेबल वैल्यू? 38,000 है। जीएसटी कितना है? जीएसटी कितना है? जीएसटी 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 कितना है? तो बताओ ना यार, ₹10,640। तो ये क्या बन जाएगा? टोटल अमाउंट ₹48,640। आपने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया फिलहाल तक, तो बस आपको सी जीएसटी और एस जीएसटी फाइंड आउट करना। तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे कि देयरफॉर सी जीएसटी इट इज इक्वल टू एस जीएसटी इट इज इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 10,640 डिवाइड बाय 2, मतलब ये 5,320 हो जाएगा। ₹5,330 बराबर। लिख लो फटाफट।
आतिफ, सुबह सुबह इतनी मेहनत से उठ के आए हो तो कुछ बातों को समझो, वरना अच्छा लगेगा। पिकनिक में जाके सब गाना गाएंगे, डूबे डूबे। पिकनिक में ये गाना बज जाए यार। मैं सोच रहा हूँ पिछली बार ऐसा पूरा गला बैठ गया था गाते गाते, इस बार वो बोट वाला 2000 वाला माइक और वो सब लेके आओ। माइक तो है अपने पास वैसे भी। कौन सा वाला? याद नहीं, मुझे बहुत सारा गाना है। अरे मेरी रग रग में दारू समाया, आधा जीवन गटर में बिताया, पीऊंगा हर जन्म, कभी विस्की कभी रम। सर ये तीनों ना मिलके बार बार मार रहे सर पे। आप कैमरा की चेक कर लो। सर कैमरा चेक। उजैर मार रहा है, देखा मैंने। और वो थोड़ा ऐसा हाथ निकाल के वो भी मार रहा है। ये मेरे को तो कभी कभी लग रहा है ना कि वो फैजल से ज्यादा भोला ये भालू। तुमने आलिस सर से लिंक लिया क्या ऑनलाइन वाले का? ले लो सर, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे ना। क्या बोले? डायरेक्ट वहीं पे ऑनलाइन नहीं चालू होगा। जल्दी जल्दी नेक्स्ट वाले पे चलना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज शायद नेक्स्ट वीक में रहेगा उनका। इतना लिख दिया आज? इसी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है क्या? सब लोग ऐसा करना, क्या हो गया? इतना लिख रहे हो कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेक्चर के बाद जो भी पैसा लाया रहेगा जाके समोसा पर खा लेना। खा गया, चलो अच्छी बात है। नहीं लाए हैं। मैं तुमको खिला दूंगा, तुम हथौड़ी लेके ठोकोगे उसको कहीं पे, मुझे खिला दो मुझे खिला दो। पिकनिक में जाने के टाइम पे एक एक बिस्किट का पैकेट। हाँ मैं समझ रहा हूँ, वो इडली का चटनी काफी वेस्ट हो गया था। मेदू वड़ा बिस्किट का पैकेट वगैरह चाहिए कि वड़ा पाव रख दो सीधा? मेदू वड़ा फिर चटनी का सीन होता है। पिछली बार बताया था ना मैंने कैसा खाया था। मेदू वड़ा पहले मुंह में गया, फिर इडली मुंह में गया, फिर पूरा चटनी गया, फिर अंदर ही मिक्स हो गया, पूरा खा डाला। ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, प्लेट पे डाल रहे, चटनी हिल जा रही है। मैं बोला चाहिए ही नहीं। और इसके पहली वाली जो बैच थी वो लोग तो नजर लगा दिए थे मेरे को जब मैं वड़ा पाव खा रहा था। खास करके वो भूमि का जो 12th वाली है ना, क्योंकि उसने मेरे को लगभग 5 से 10 सेकंड देखा था और उस 10 सेकंड में मैंने 3 वड़ा खत्म कर दिया था। जब तक उसने देखा कि सर ने एक वड़ा खाया फटाक से खत्म, उसने और लोगों को बुलाया, तब तक मेरे हाथ से बाकी 2 भी खत्म हो चुका था। तुम आओगे पिकनिक?
आएगा आएगा आएगा। हाँ मैं बात करता हूँ उसके घर पे। चलो चले आगे, बिठा दूं? केयूर भी नहीं आ रहा ना? तुम्हारा क्या सीन है? डूब जाओगे? हल्की चीजें कभी डूबती नहीं। अच्छा, बोलेगा ना खोखली चीजें भी नहीं डूबती। ये कोई नया नाम निकाल रहा है। चलो ठीक है, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अभी हम लोग जो भी अजम्पशंस करेंगे, शांत हो जाओ, वो सारे के सारे अजम्पशंस जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हम लोग अपने कैलकुलेशन के हिसाब से करेंगे कि लेट अस से कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक गुड्स है जो मैं खरीद रहा हूं 100 रुपए का मैन्युफैक्चरर से। कहां से? मैन्युफैक्चरर से। और मैं हूं होलसेल डीलर जो स्टॉक्स में खरीदता है, एक बल्क में अमाउंट में खरीदता है। 100 रुपए का खरीदा है मैंने, और खरीदते वक्त मैंने 10 रुपया जो है वो एज ए जीएसटी पे कर दिया। 10 रुपया क्या किया? एज ए जीएसटी पे कर दिया। तो मैंने खरीदा कितने में फिर? 110 में। तो 110 में मैंने खरीदा कि 110 में खरीदा, लेकिन अब जब मैं बेच रहा हूं, तो अब बेच रहा हूं मैं 500 रुपए में। और एक चीज याद रखना, ये जो जीएसटी होता है ना, ये जीएसटी आप किसको पे करोगे? मैन्युफैक्चरर को पे करोगे। और मैन्युफैक्चरर किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के पास जेब नहीं, गवर्नमेंट के पास खाता है। ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन समझा आपको? 100 रुपए का सामान लिया, 10 रुपया जीएसटी पे किया। किसको? मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर किसको देगा? गवर्नमेंट को। फिर आप जब 500 रुपए का बेच रहे हो, आप 50 रुपया जीएसटी लोगे। कितना रुपया? 50। ठीक है, तो ये बिकेगा कितने का? 550। समझ में आ रहा है? तो आप 50 रुपया किसको पे करोगे? मतलब आप 50 रुपया वसूली करोगे इससे, बराबर? ये रिटेलर है, ये मैन्युफैक्चरर हो गया, ये होलसेलर हो गया, ये रिटेलर हो गया। रिटेलर मतलब आपका लोकल शॉप वाला। और जो बाखड़ा लगा तो लोग कैसे पे करेंगे? वो लोग भी रिटेलर ही हैं, लेकिन जो बाखड़ा लगाते हैं वो एसेंशियल गुड्स बेचते हैं। बाखड़ा लगा के कोई मिक्सर बेचता है क्या? बराबर? अरे वो ठेला, 4 व्हीलर। यस, ठीक है, सबसे सस्ता 4 व्हीलर टाटा नैनो नहीं है, वही है। तो यहां पे 50 रुपए जो हमने वसूली किया है, 50 रुपए किसको पे करेंगे? आपको ऐसा लगता है कि 50 रुपए आप पे करोगे करके, होता नहीं है ऐसा। आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। अब ये रिटेलर 550 में खरीद रहा है, और कस्टमर को, कस्टमर जैसे रिटेलर आर था वैसे कस्टमर सी है। हम लोग डिनोट कर रहे हैं कस्टमर को सी से। अब इसको ये 1000 रुपए का बेच रहा है, 1000 रुपए का बेच रहा है, और खरीदेगा, सॉरी टैक्स कितना लेगा? 100 रुपया। मतलब बेचेगा कितने का? 1100। तो ये जो 100 रुपया इसके पास से आ रहा है, ये 100 रुपया इसके पास से आ रहा है, ये किसको देगा? गवर्नमेंट को, बराबर? ये आपका अजम्पशंस है। लेकिन एक चालाक इंसान क्या बोलेगा कि जब मैं ये सामान बेच रहा हूं 100 का 500 में, ठीक है, 500 रुपए में जब मैं बेच रहा हूं, तो टैक्स कितना है मेरे पास? 50 रुपए है। टैक्स कितना है मेरे पास? मैं सरकार को ये नहीं बोलूं कि इसी सामान पे मैंने पहले 10 रुपया दे दिया है आपको। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कि अगर मैं ये 500 रुपए का बेच रहा हूं, तो 500 रुपए में से जो 100 रुपए का हिसाब तो मेरा चुकता हो चुका है। 100 रुपए का मैंने टैक्स किसको दिया है? मैन्युफैक्चरर को। आप मैन्युफैक्चरर से ले लें। अब जब मैं पे करूंगा तो आपको कितना पे करूंगा? 40 रुपए पे करूंगा, 50 नहीं पे करूंगा। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? यही रिटेलर क्या बोलेगा, जब इसको 100 रुपए टैक्स भरना होगा
बोले मैंने 50 रुपया भर दिया है, मैंने होलसेलर को 50 रुपया भर दिया है, बचा कितना 50, तो ये 100 में से कितना भरेगा 50 भरेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो 50 रुपया भरेंगे, वो पूरा भरते हैं और गवर्नमेंट बाद में क्या करता है, उनको रिटर्न दे देता है, उनके अकाउंट में रिटर्न दे देता है। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं पहले हम लोग समझ के लेते हैं। ये जो 10 रुपया था और ये जो 50 रुपया था और यहां पर ये 100 रुपया था, तो सामान खरीदते वक्त जो हम टैक्स पे करते हैं, जो जीएसटी पे करते हैं, सामान खरीदते वक्त जो हम लोग जीएसटी पे करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको हम लोग आईटीसी भी बोलते हैं, आईटीसी। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे पास कितना था 10 रुपया था पहले वाले केस में, होलसेलर के केस में कितना था ₹10, और मेरा आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स मतलब जो मैं पे करने वाला हूं, मैं वसूली करके गवर्नमेंट को जो देने वाला हूं, ये तो मैंने मैन्युफैक्चरर को दे दिया था, ये मैंने मैन्युफैक्चरर को दे दिया था। रिटेलर से मैंने कितना वसूली किया 50, तो गवर्नमेंट को कितना दूंगा मैं 50 रुपया दूंगा, बता रहा हूं ₹50। फिर उसके बाद में आएगा देयरफॉर जीएसटी पेएबल, मतलब मेरे हक का भरना कितना है आउटपुट टैक्स, आउटपुट भाई सटिया उटिया गया क्या, इनपुट प्लस करोगे माइनस करोगे, माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब 50 रुपए में से 10 रुपया माइनस करोगे तो आपका 40 रुपया भरने का बनता है। समझ में आया? तो यही आप अगर कैलकुलेट करो तो बराबर टोटल 100 रुपया शायद गया होगा मे बी। सर लेकिन सबसे पहले टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, फिर उसके बाद सेंट्रल। ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों के पास साथ में जाता है। जब बच्चा पैदा होता है ना तो माँ और बाप फटाक से एक साथ असाइन हो जाते हैं, पहले माँ बाद में बाप नहीं, बराबर ना? वैसे टैक्स भी ऐसी ही है, भरना है तो फटाक से दोनों जगह भरना है। समझ में आया? किसी को ऐसा देखा माँ असाइन हो गई है, बाप 1 महीने बाद असाइन हो रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। अब यहां पे देखो ये आउटपुट, शांत हो जाओ, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का फायदा क्या है या फिर ये क्यों जरूरी है? ये फाइनली सामान कितने में बिका है 1000 रुपए में, 10% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो सरकार के पास इस सामान का टोटल कितना रुपए टैक्स पहुंचना चाहिए 100 रुपए। अगर ये इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स वाला सिस्टम नहीं होता, यहां से 10 रुपया पहुंचा, यहां से 50, यहां से 100, टोटल कितना पहुंच जाता 160। लेकिन अब भी सरकार के पास पहुंच नहीं रहा है। कैसे? यहां से पहुंचा 10 रुपया, यहां से पहुंचेगा 40 रुपया, यहां से पहुंचेगा और यहां से पहुंचेगा 50 रुपया, बराबर ना? देखो ये 10 रुपया पे कर रहा है, इसका टैक्स पेबल क्या रहेगा 50 माइनस 10 40, और रिटेलर का टैक्स पेबल क्या रहेगा 100 माइनस 50। देखो 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 10 100, टोटल टैक्स 1000 रुपए के ऊपर जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है। तो इस सिस्टम से चलते हैं तो टोटल जो है वो टैक्स जो है वो बराबर जितना भी फाइनल अमाउंट है उसके ऊपर का जो है वो हो चुका होता है। समझ में आया? ये सिस्टम समझ में आया? आप खरीदते वक्त जो टैक्स पे करते हो उसको बोलते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसको क्या बोलते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट, और बेचते वक्त जो टैक्स वसूली करते हो उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, उसको क्या बोलते हैं? और टैक्स पेबल क्या रहेगा आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट। समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें? ग्रैंड हयात कुछ डाउट है? नहीं? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नहीं मत बोलो मत बोलो। पहला वाला क्वेश्चन, सेकंड एक्सरसाइज का, बातें नहीं। ये वाला एक्सरसाइज इजी जाने वाला है, आपको ऐसा लग रहा है। प्रैक्टिस सेट 4.2, सबसे पहला वाला क्वेश्चन कि चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ ₹1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेज। खरीदते वक्त इन्होंने 1,05,000 रुपए का जो है टैक्स पे किया, तो ये इनका इनपुट टैक्स है, ये इनका इनपुट टैक्स है। एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ ₹1,22,500। बेचते वक्त टैक्स कितना वसूली किया इन्होंने 1,22,500, तो इनका टैक्स पेएबल क्या रहेगा आउटपुट माइनस इनपुट, बराबर। तो पहला वाला मैं कर लेता हूं,
कि क्वेश्चन नंबर 1 में ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, इट इज इक्वल टू ₹1,05,000। आउटपुट टैक्स it is equal to ₹1,22,500. Therefore, GST payable it is equal to rupees, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 लाख, हाय आराम से नर्वसा मत जाओ, तो इट इज इक्वल टू ₹22,000। बस खत्म, लिख लो बड़ा सा। हाँ, अरे उन्होंने बस वो पीरियड मेंशन किया हुआ, उससे अपने सम्स का कोई लेना देना नहीं। हाँ, फाइनल स्टेटमेंट में आप लिख सकते हो कि ₹22,000 इज टू बी पेड फॉर द सेल्स ऑफ 1 जुलाई 2017 टू 31 जुलाई 2017, बिकॉज जीएसटी मंथली पे करना रहता है आपको, महीने का महीना जीएसटी पे करना पड़ता है। ये जो सर्विसेज है इसका 28% जीएसटी होता है। आप लोगों से मैंने लिया ही नहीं तो दूंगा क्या, खाली फीस लिया ना, जीएसटी कहाँ लिया? मैं सोच रहा हूँ अगले साल से चेक पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट पे लेना चालू करूँ, बिकॉज उतना वो तो दिखाना ही पड़ता है ना। इसके ऊपर 28% का टैक्स है, मतलब ये लग्जरी है कि आप घर पे भी पढ़ सकते हो। सरकार को ऐसा कि आप घर पे भी पढ़ सकते हो, ट्यूशन लगा रहे हो, आपकी लग्जरी है, उसका 28% जीएसटी। सब कैश पेमेंट किया था। मेरे को क्या दिक्कत है, तुम दो ना ऑनलाइन, जीएसटी पे करो उसका अलग से, उसमें है इंक्लूडेड है। फाइनल स्टेटमेंट है जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू ₹22,000, बस खत्म। यूपीआई पेमेंट करेगा वो, दिस साउंड्स बेटर। जल्दी कर लेते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन करने अपने को। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब इसका ऐसा होता है कि हम लोग एनुअली कितना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी चीज का, ओवरऑल सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का, और वो क्या वैल्यू का है, उसको लोग बोलते हैं जीडीपी। एक तरीके से एक मेजरमेंट फैक्टर है कि अपना देश कितना पैसे कमा रहा है। चले नेक्स्ट वाले पे, नज़्मा। ये नज्म सी बात है। नज़्मा आपा के पास चलते हैं। नज़्मा इज अ प्रोपराइटर, मतलब एक बिजनेस की ओनर है वो, ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मतलब जीएसटी पे करना पड़ता है। शी हैज पेड जीएसटी ऑफ ₹12,500 ऑन परचेज एंड कलेक्टेड ₹14,750 ऑन सेल। तो यहाँ पे आईटीसी क्या है, 12,500 है, बराबर। परचेज के टाइम पे कितना पे किया था, 12,500। सो आईटीसी इज 12,500, आउटपुट टैक्स इज 14,750। तो जीएसटी पेबल कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 14,750 माइनस 12,500, ये आएगा 2,250 होमवर्क में, ठीक है। दो क्वेश्चन पूछा है। कहाँ दो क्वेश्चन पूछा है, आईटीसी तो बता दिया ना, आईटीसी टू बी क्लेम्ड 12,500, माइनस करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी तो लिखा था यहाँ पे, अरे नहीं लिखा था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आमिर एंटरप्राइजेस, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज यहाँ पे दो चेन है इसका लेन देन का, तो आराम से क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि आमिर एंटरप्राइजेस परचेज द चॉकलेट सॉसेस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹3,800 और उन्हीं बॉटल को वो अकबरी ब्रोस को बेच देते हैं। और अकबरी ब्रोस क्या करते हैं कि उनसे उन्होंने कलेक्शन किया जीएसटी का कितना, 4,100। तो यहां पे देखो आमिर एंटरप्राइजेस ने बॉटल का कितना पे किया था, 3,800। तो आमिर एंटरप्राइजेस के लिए 3,800 क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है। और यही आमिर एंटरप्राइजेस अकबरी ब्रोस से कितने रुपए ले रहे टैक्स, 4,100, तो उनके लिए आउटपुट टैक्स है।
लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं अकबरी ब्रोस के साइड से देखूं, जिन्होंने टैक्स दिया है उनके लिए क्या हो जाएगा, ये आईटीसी हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, मयंक फूड कॉर्नर को बेच दिया, 4500 जीएसटी उनसे लिया। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग, हेंस फाइंड आउट पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, कि टोटल सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हम लोगों ने भरा हुआ है। पहले चेन बना के ले लेते हैं। सर हाँ जैसे मैं एंड सेलर हूँ और मतलब मैं पेइंग कर हाँ हाँ मतलब मैं पे करूँगा जीएसटी, गवर्नमेंट को क्या मैन्युफैक्चरर पे करेगा, मैन्युफैक्चरर पे करेगा ना? नहीं, फिर सब जो खरीदता है वो पे करता है। हाँ जो खरीदता है, खुद जाएंगे देने। नहीं नहीं, तुम दुकान वाले को दोगे, दुकान वाला गवर्नमेंट को देगा, लेकिन दोगे तुम ही, देना तुमको ही है। और अगर दुकान वाला नहीं देगा तो बहुत साल तक तो दुकान वाले को पकड़ेंगे। सेटिंग में आती है। अब यहां पे देखो, AMIRENT, आमिर एंटरप्राइजेस, इसने जीएसटी जो है वो पे किया हुआ है 3,800। और फिर जब इसने सामान बेचा अकबरी ब्रोस को, तो अकबरी ब्रोस से इसने जीएसटी कलेक्शन किया है 4,100। अब इसने बेचा है मयंक फूड कॉर्नर, अच्छा नहीं लग रहा है लिख के, ठीक है। बस बस बस, यहां से इसने पैसे कितने लिए, 4,500 रुपए। हाँ मतलब केएफसी मेरे दिमाग में आया, मुंबई फुटबॉल क्लब। अब यहां पे अगर ये 4,100 के बारे में बात करेंगे तो 4,100 इज आउटपुट टैक्स फॉर आमिर एंटरप्राइजेस, बट एट द सेम टाइम यही 4,100 इट इज आईटीसी, इट इज आईटीसी फॉर अकबरी ब्रोस, बराबर। फिर ये जब 4,500 की बात करेंगे तो ये अकबरी ब्रोस के लिए आउटपुट टैक्स है, लेकिन इसके लिए क्या रहेगा, लेकिन ये फाइनल कंज्यूमर है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये अपना फाइनल कंज्यूमर है। तो फाइनल कंज्यूमर पूरा का पूरा पैसा किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। मैं भी वही सोच रहा हूँ, बिकॉज 10 मिनट में पूरा होगा तो नहीं, वी वर वेरी स्लो टुडे। वीडियो